हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे और बहुत मस्त होंगे। दोस्तों, ये चल रही है हमारी MS वर्ड की सीरीज़ और पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था अपने पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शंस के बारे में, जहां हम लोगों ने उसके स्टाइल्स एंड सेटिंग्स के बारे में जाना था। और दोस्तों, इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं अपने पिक्चर फॉर्मेट के अंदर ही साइज़ के बारे में और अरेंजमेंट्स के बारे में। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आ जाते हैं अपनी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरे पास यहाँ पे एक इमेज रखी हुई है और इस इमेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ पिक्चर फॉर्मेट वाले ऑप्शन के ऊपर। तो देखिए, आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। पहला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अरेंज ग्रुप और दूसरा आपको मिलेगा साइज ग्रुप। इसके पहले के जो ऑप्शंस हैं लाइक जैसे कि एडजस्टमेंट ग्रुप है एंड पिक्चर स्टाइल ग्रुप है, ये हम लोगों ने सब कुछ समझ लिया है, अच्छे से बात कर लिया है उसके ऊपर। अब ये जो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है अरेंज ग्रुप और साइज ग्रुप, दोस्तों ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ये एक कॉमन ऑप्शन है जो आपको पिक्चर के अंदर भी देखने को मिलता है और आपको शेप्स के अंदर भी देखने को मिलता है। तो मतलब कि ये कॉमन ऑप्शन है, ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पिक्चर के लिए ही है। अगर आप कोई शेप पे काम करोगे तो वहाँ पे भी आपको यही सेम ऑप्शन मिलेंगे, आपको इन्हीं को इस्तेमाल करना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके सारे ऑप्शंस के बारे में। दोस्तों, अरेंज ग्रुप के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो दिया गया है पोजीशन का। पोजीशन काम होता है कि आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करना है। देखिए, जब भी मैं बोलूँगा ऑब्जेक्ट, तो दोस्तों ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई भी पिक्चर या कोई भी शेप। या जरूरी नहीं कि आपने कोई पिक्चर लिया है तो मैं उसी को बोलूँगा ऑब्जेक्ट। आपके पास कोई सर्कल है, कोई स्क्वायर है, कोई स्टार है, उसको भी दोस्तों ऑब्जेक्ट ही बोला जाता है। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों कॉमन ऑप्शंस हैं सारे के सारे, तो ये ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं, चाहे वो फोटो हो जिसको हम लोग पिक्चर बोलते हैं या कोई शेप हो उसको भी हम लोग दोस्तों ऑब्जेक्ट बोलते हैं। दोस्तों, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको प्लेसमेंट करना हो पेज में कि सेंटर में रखना है, ऊपर कि राइट में रखना है, कि लेफ्ट में रखना है, कि बॉटम में रखना है, वो दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हो पोजीशन की मदद से। आपको सिंपली करना क्या है, पोजीशन पे आना है और ये देखिए आपको लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, मिडिल लेफ्ट है, मिडिल सेंटर है, मिडिल राइट है। ठीक है, बॉटम लेफ्ट है, बॉटम अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको साफ से दिखाई दे। ये देखिए, बॉटम लेफ्ट है, बॉटम सेंटर है, बॉटम राइट है। दोस्तों, आपको फोटो को जहाँ पर भी रखना है अपने डॉक्यूमेंट में, आप सिंपली वहाँ पे क्लिक करके अपनी फोटो को प्लेस कर सकते हो दोस्तों। तो ये हमारा कुछ पोजीशन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमको यहाँ पे मिल जाता है रैपिंग टेक्स्ट नाम से। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और हम लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं अपनी मैगजीन्स के अंदर, रनिंग टेक्स्ट के अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर। अब ये काम कैसे करता है चलिए समझते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ टाइपिंग कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ, आप सभी को पता भी है, =RAND रैंड ब्रैकेट ओपन और हमारे नंबर ऑफ पैराग्राफ्स। तो मैंने यहाँ पे दे दिया है 10, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो आप यहाँ पे देख पाओगे, थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, आप देख पाओगे कि मेरी यहाँ पे ये पिक्चर रखी हुई है और पिक्चर के बगल में देखिए टेक्स्ट है। तो टेक्स्ट ने क्या किया, अपने आप ही पिक्चर को अरेंज कर लिया। आप देखोगे मैं अगर फोटो को यहाँ से यहाँ मूव करूँगा तो देखिए हमारा टेक्स्ट अपने आप अरेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब टेक्स्ट फोटो के चारों ओर अपने आप अरेंज हो रहा है। यहाँ पे फोटो की जगह कोई शेप भी हो सकता था, लाइक कोई स्टार है, सर्कल है, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा होता दोस्तों। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये हमारा रैपिंग का पार्ट होता है। अब रैपिंग काम कैसे करता है, आप जब रैपिंग में आते हो तो आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स की रैपिंग मिल जाती है, जैसा कि स्क्वायर रैपिंग। तो स्क्वायर रैपिंग में क्या होता है, आपका जो शेप है वो स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे रैप हो जाता है। अब चूंकि मेरी जो फोटो है वो ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वायर है, चलिए हम यहाँ पे ना एक गोल बॉर्डर लगा लेते हैं अपनी फ़ोटो में। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पे गोल बॉर्डर लगा लिया है और मैं यहाँ पे जो इसका रिफ्लेक्शन वगैरह है वो सब मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे प्रीसेट हटा दिया है, शैडो को भी मैंने हटा दिया है। ठीक है, अभी देखिए आप यहाँ पे देख पाओगे कि मेरा पिक्चर भले ही राउंडेड है, मतलब गोल है, लेकिन जो वहाँ पे रैपिंग बन के आ रही है, देखिए यहाँ पे रैपिंग हमारी स्क्वायर शेप में ही आ रही है दोस्तों। तो अगर कुछ आपको ऐसा देखना है तो आप यहाँ पे लगा सकते हो स्क्वायर रैपिंग। उसके बाद यहाँ पे दिया है टाइट। तो टाइट दोस्तों क्या होता है, जो पहले स्क्वायर फॉर्म में आ रहा था अब वो टाइटली, मतलब कि टाइट में क्या होता है, स्पेसिंग हमारी और कम हो जाती है बीच की, मतलब टेक्स्ट हमारा और करीब करीब हो जाता है हमारे टाइट वाले फॉर्मेट में।
उसके बाद एक थ्रो ऑप्शन होता है। थ्रो और टाइट लगभग एक जैसा ही ऑप्शन है, कोई फर्क नहीं होता है इनमें, ठीक है। एक यहाँ पे दिया है टॉप एंड बॉटम। तो सो टॉप एंड बॉटम में क्या होता है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके सिर्फ ऊपर टेक्स्ट आएगा और नीचे टेक्स्ट आएगा, लेफ्ट और राइट में कोई भी टेक्स्ट नहीं आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे, मैंने यहाँ पे टॉप एंड बॉटम लगा लिया। देखिए फोटो के ऊपर टेक्स्ट है, फोटो के नीचे टेक्स्ट है, ना ही राइट में लेफ्ट में कोई टेक्स्ट है और ना ही कोई राइट में टेक्स्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट क्या होता है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके पीछे चला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मेरी फोटो जो है वो अपने टेक्स्ट के पीछे चली गई है, यानी कि टेक्स्ट ऊपर दिख रहा है, फोटो मेरी पीछे हो गई है। तो इसके लिए हम लोग बिहाइंड टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे दिया गया इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी कि हमारी फोटो या ऑब्जेक्ट वो ऊपर आ जाएगा और टेक्स्ट पीछे छिप जाएगा। दोस्तों इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जो मैंने अभी इस्तेमाल किया है, इसका इस्तेमाल हम लोग एक जगह पे और करते हैं। कई बार आप जब अपने MS वर्ड में कोई फोटो इंसर्ट करके लेके आते हो और उसको आप कहीं मूव करना चाहते हो, लाइक हम चाहते हैं कि फ़ोटो यहाँ से यहाँ रख लें या यहाँ से यहाँ रख लें या यहाँ से यहाँ रख लें, तो कई बार वो फ़ोटो मूव नहीं होती है। उस पर हम क्लिक करके मूव करना चाहते भी हैं बट वो मूव ही नहीं होती है, वो लॉक जैसी दिखती है। तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे आइएगा रैप टेक्स्ट के ऊपर और यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट चूज़ कर लीजिएगा। आपका फ़ोटो या ऑब्जेक्ट कहीं पर भी अब आसानी से मूव हो जाया करेगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। तो कुछ आप यहाँ पे चाहो तो रैपिंग टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। एक यहाँ पे ऑप्शन दिया है एडिट रैप पॉइंट्स नाम से। तो दोस्तों एडिट रैप पॉइंट्स क्या होता है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक पॉइंट्स बना सकते हो और उसके हिसाब से आपका इमेज क्या होगा, रैप होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ऑलरेडी, तो मैं इन पॉइंट्स को उठा करके देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए हमारा टेक्स्ट जो है ना वो अपने आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, रैप हो गया है। तो अगर आपको अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स बनाने हैं तो फिर आप वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, एडिट पॉइंट्स रैपिंग के ऑप्शन का, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे मिलते हैं दो ऑप्शन। कौन कौन से, पहला है ब्रिंग फॉरवर्ड और दूसरा है ब्रिंग बैकवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी पीछे पड़े ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर के आना। इसका जस्ट उल्टा होता है सेंड बैकवर्ड, यानी कि ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ भेजना। अब इसका इस्तेमाल दोस्तों हम लोग कब करते हैं, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पिक्चर को मैं यहाँ पे रीसेट कर लेता हूँ और जो टेक्स्ट है वो उसको मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे टेक्स्ट को मैंने अभी से के लिए हटा दिया है और मैं कोई फ़ोटो यहाँ पे ले आता हूँ ताकि मैं समझा सकूँ आपको। या लाइक मैंने यहाँ पे मान लिया ये फ़ोटो ले लिया है एंड ये फ़ोटो यहाँ पे रखा हुआ है और इस फ़ोटो की मैं कॉपी भी कर रहा हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। या फ़ोटो से कॉपी नहीं करते हैं, आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझा देते हैं एग्जाम्पल से। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ और एक शेप ले लेता हूँ, चलो कोई सा भी मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे एक ऐसा पॉलीगॉन शेप ले लिया, ठीक है। अभी आप क्या देख पा रहे हो, जो मेरा शेप है वो फोटो के ऊपर आ रहा है, यानी कि मेरी फोटो पीछे छिप रही है। तो अगर मैं चाहूँ कि नहीं मेरा शेप होना चाहिए पीछे की तरफ और फोटो आनी चाहिए ऊपर की तरफ, तो अब हम ये कैसे करेंगे, हमें अपने शेप को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट ऑप्शन पे जाना है। आप ये भी यहाँ पे देखिए क्या लिख कर के आ रहा है, शेप फॉर्मेट आ रहा है। क्यों यहाँ पे शेप फॉर्मेट लिख के आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने शेप को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। बट आपको यहाँ पे अरेंज और साइज ऑप्शन दोनों सेम देखने को मिलेंगे। मैंने आपसे यही बताया था कि अरेंज और साइज ऑप्शन दोनों कॉमन होते हैं, चाहे शेप हो चाहे पिक्चर हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलता है सेंड बैकवर्ड के नाम से, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। आप सेंड बैकवर्ड पे जाइए और आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए सेंड बैकवर्ड। आप जैसे क्लिक करोगे देखिए क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हुआ, पीछे चला गया। बैकवर्ड का काम ही यही होता है, आपका ऑब्जेक्ट पीछे भेजना। अब जस्ट इसका उल्टा क्या होगा, ब्रिंग फॉरवर्ड। आप यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक कीजिए, वापस से वो क्या होगा, उसके ऊपर आ जाएगा। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। मैं इसका यहाँ पे कलर कर देता हूँ येलो, इसकी एक और कॉपी करता हूँ और उसका मैं यहाँ पे कलर कर देता हूँ ग्रीन। अभी देखिए मेरे पास में 3 ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ पे हमारे पास में 2 पेंटागॉन शेप्स हैं और तीसरा हमारे पास में यहाँ पे एक इमेज भी है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या क्लिक करूँगा, अगर आप कभी भी ऑप्शन पे आते हो, चाहे ब्रिंग फॉरवर्ड पे आओ चाहे आप बैकवर्ड पे जाओ, तो एक मिलता है सेंड बैकवर्ड या सेंड फॉरवर्ड के नाम से और एक मिलता है सेंड टू बैक के नाम से। अब सेंड टू बैक और सेंड बैकवर्ड में क्या अंतर होता है, सेंड बैकवर्ड क्या करता है, एक एक करके या एक एक स्टेप वाइज उसको पीछे भेजता है। मतलब पहले एक ऑब्जेक्ट के पीछे भेजेगा, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के, ऐसे भेजेगा।
बट सेंड टू बैक क्या करेगा, एकदम से सबसे पीछे भेज देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये सबसे ऊपर रखा हुआ है, मैं जाता हूँ सेंड बैकवर्ड पे, सेंड टू बैक पे क्लिक करता हूँ तो देखिए वो सबसे पीछे चला गया, मतलब फोटो के पीछे भी चला गया। ऐसे ही सेम चीज़ आप चाहो तो यहाँ पे फॉरवर्ड में आ जाओ और यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करो। जैसे आप ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करोगे वो सबसे ऊपर आ जाएगा, मतलब बीच में जितने भी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका भी दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक सेलेक्ट पैन दिया गया है। सेलेक्ट पैन पे आप जब क्लिक करोगे देखिए आपके राइट साइड में एक पूरा पैनल खुल करके आ जाता है। वहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने डॉक्यूमेंट पे रखे हुए हैं उन सब की एक लिस्ट आती है, और उस लिस्ट का फ़ायदा क्या मिलता है, आप किसी पर भी क्लिक करोगे तो वो देखिए आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं जिस पे भी क्लिक कर रहा हूँ मेरा ऑब्जेक्ट अपने आप सेलेक्ट हो रहा है। अब सेलेक्ट करने से फ़ायदा क्या मिलेगा, आप उसको डिलीट कर सकते हो, उसको मूव कर सकते हो, उसको कट कर सकते हो, उसके ऊपर जो चेंजेस करना चाहो वो चेंजेस भी आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से इसको हाइड भी कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ पे हाइड पे क्लिक कर दो, वो हाइड हो जाएगा। हाइड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो डिलीट हो गया, वो अभी भी वहाँ पर मौजूद है, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप यहाँ पे वापस से क्लिक कर दो तो वो फिर से शो हो जाएगा। तो इस तरीके से चाहो तो आप किसी ऑब्जेक्ट को हाइड भी कर सकते हो, शो भी कर सकते हो, ये सारे चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है अलाइनमेंट के नाम से। अलाइनमेंट का दोस्तों काम होता है ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ में अलाइन करना। चलिए मैं आपको समझाता हूँ, और मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को छोटा कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, और मैं इसकी मल्टीपल कॉपीज़ कर लेता हूँ। तो Ctrl+C Ctrl+V, एंड एक मैंने यहाँ रखा, एक मैंने यहाँ रखा, एक मैंने यहाँ रखा। तो आप देख पाओगे मेरे पास यहाँ पे कुछ अलग अलग यहाँ पे मैंने शेप्स बना दिए हैं। ठीक है, और मैंने जानबूझ को इनको किसी को नीचे रखा है, किसी को ऊपर रखा हुआ है, जानबूझ के मैंने ऐसा किया हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक साथ एक ही लाइन में आकर के अरेंज हो जाएं। तो कुछ ऐसा काम करने के लिए फिर आपको वहाँ पे अलाइनमेंट का इस्तेमाल करना होगा। हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप सारे ही शेप्स या सारे ही ऑब्जेक्ट्स को आप सिलेक्ट कर लो। मैं ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मानने की आपके पास पिक्चर है तो पिक्चर पे भी काम करेगा। ठीक है, उसके बाद आप जाइए यहाँ पे अलाइनमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पे आपको जिधर अलाइन करना है, आपको लेफ्ट में अलाइन करना है, आपको सेंटर में करना है, मुझे टॉप में अलाइन करना है। मैं चाहता हूँ कि ऊपर से सारे अलाइन हो जाएं, तो मैं यहाँ पे टॉप पे क्लिक कर दूंगा, अलाइन टॉप के ऊपर। देखिए जैसे मैं क्लिक करूंगा अभी यहाँ पे क्या होगा, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाएंगे, ऊपर यानी कि टॉप से अलाइन हो जाएंगे। यहाँ पे मेरा कंप्यूटर, ये देखिए मेरे सारे के सारे ऑब्जेक्ट देखिए टॉप से अलाइन होकर के दोस्तों आ चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए मुझे लेफ्ट से अलाइन करना होता अगर, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को वापस से कुछ अरेंज करता हूँ लेफ्ट साइड के लिए, देन आपको दिखाता हूँ इसको लेफ्ट से अरेंज के भी कैसे करते हैं उसको भी। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रख दिया, एक मैंने यहाँ रख दिया, एक मैंने यहाँ रख दिया, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ रख दिया। मैं इसको हटा देता हूँ, चलिए। देन मैंने सभी को वापस से सिलेक्ट किया। ठीक है, सभी को सेलेक्ट करने के बाद में वापस जाइए अलाइनमेंट में, और मैंने यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक कर दिया। मैं जैसे यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट से अलाइन होकर के दोस्तों आ गए। ऐसे ही आप लेफ्ट से अलाइन कर सकते हो, टॉप से कर सकते हो, सेंटर से कर सकते हो। अगर आप कभी भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे के साथ अलाइन करना है तो दोस्तों आप ऐसे ही करोगे। अब चलिए समझते हैं डिस्ट्रीब्यूट के बारे में। डिस्ट्रीब्यूट क्या करता है दोस्तों, उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये वाले शेप्स को मैं वापस से यहाँ पे रीअरेंज करता हूँ, यानी कि कुछ यहाँ वहाँ उनको मूव कर देता हूँ। चलिए मैं इनको यहाँ पे रख देता हूँ, एक को यहाँ पे रख देता हूँ, एक को यहाँ रख देता हूँ, एक को यहाँ पे रख देता हूँ, और वापस से सभी को करता हूँ सेलेक्ट। मैंने सभी को देखिए दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। पहले जाता हूँ अलाइनमेंट के ऊपर और टॉप से अलाइन करता हूँ। जैसे ही टॉप पे क्लिक करूँगा आप देख पाओगे कि मेरे सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे टॉप से अलाइन हो गए हैं, लेकिन एक कमी है इनके अंदर। आप अगर यहाँ पे गौर करिए तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का गैपिंग कुछ और है, यहाँ पे गैपिंग कुछ और है, यहाँ पे गैपिंग कुछ और है, यहाँ पे गैपिंग कुछ और है, यानी कि हर ऑब्जेक्ट के बीच की जो स्पेसिंग है वो अलग अलग है दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि सारे ही ऑब्जेक्ट्स के बीच में स्पेसिंग भी कॉमन होनी चाहिए। उसके लिए फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए पहले तो मैं इन सभी को वापस से करूँगा सेलेक्ट। ठीक है दोस्तों, और सेलेक्ट करने के बाद में हम वापस जाएंगे अलाइनमेंट में, और यहाँ पे देखिए आपको मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, यानी कि अगर आपके ऑब्जेक्ट्स हॉरिजॉन्टल रखे हुए हैं तो आप हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करोगे, वर्टिकल रखे हैं एक दूसरे के नीचे रखे हुए हैं देन आप वहाँ पे वर्टिकल पे क्लिक करोगे। कि मेरे सारे रखे हैं अगल बगल यानी कि हॉरिजॉन्टल, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल के ऊपर।
जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, आप देख पाओगे इन सभी की स्पेसिंग बिल्कुल बराबर हो चुकी है। देखिए यहाँ पे इनका स्पेसिंग बिल्कुल बराबर है, यहाँ भी देखिए बिल्कुल बराबर है, यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है। तो अगर आपको दोस्तों कभी भी ऑब्जेक्ट्स के बीच की स्पेसिंग बराबर करनी होगी, उसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूट का इस्तेमाल करोगे, और अगर आपको अलाइनमेंट बराबर करना होगा देन आप अलाइनमेंट का इस्तेमाल करोगे दोस्तों। उसके बाद देखिए हमको यहाँ पे, मैं सभी को यहाँ पे करता हूँ डिलीट, एंड यहाँ पे मैं कोई भी वापस एक पिक्चर ले आता हूँ, ठीक है, कोई भी वापस एक फ़ोटो ले आता हूँ एंड इसको छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद में आप इसकी कॉपी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और मैं इन दोनों को सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दो अलग अलग फ़ोटोएँ रखी हुई हैं, तो यानी कि दो अलग अलग फ़ोटोएँ हैं, तो यानी कि मैं इसको अलग रोटेट कर सकता हूँ, यहाँ से पकड़ करके इसको छोटा कर सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, तो उसका इफ़ेक्ट दूसरे पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। यानी कि ऐसे समझ लो कि ये अभी दो अलग अलग लोग हैं, अगर मैं एक पे कुछ कर रहा हूँ तो दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, दोनों करता हूँ सेलेक्ट, और हम जाते हैं यहाँ पे ग्रुप वाले ऑप्शन में, और हम यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों ग्रुप करता क्या है? पहली चीज़ तो दोस्तों ग्रुप का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आपस में ज्वाइन कर देना, यानी कि उनको एक कर देना, ठीक है। एक करने से फ़ायदा क्या मिलता है कि अब अगर देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए दोनों सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं। अगर मैं उनको बड़ा करूँगा तो दोनों बड़े होंगे, छोटा करूँगा दोनों छोटे होंगे, मैं रोटेट करूँगा तो दोनों एक साथ रोटेट होंगे, बिल्कुल जुड़वा के जैसे कि अगर एक को दर्द होगा तो दूसरे को भी दर्द होगा दोस्तों। तो अगर आपको कभी कुछ ऐसा काम करना हो, आप नहीं चाहते कि दो ऑब्जेक्ट्स अलग अलग तरीके से बिहेव करें, आप चाहते हो कि वो आपस में ग्रुप होकर के काम करें, तो फिर आप उनको ग्रुप कर सकते हो। यहाँ मैंने दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, आप 2, 3, 4, 5 कितने को भी ले करके उनको आपस में ग्रुप कर सकते हो। उसके बाद उन सब का बिहेवियर एकदम सेम हो जाएगा दोस्तों। ग्रुप अगर आपने कर दिया है और आप चाहते हो कि नहीं इनको मुझे वापस से अलग करना है, मुझे वापस से सेपरेट करना है, तो आप वापस से ग्रुप पर आइए और अनग्रुप मिल जाएगा आपको। आप अनग्रुप पे क्लिक कर दिए दोस्तों। जैसे क्लिक करोगे इन दोनों के जो बीच में कनेक्शन था वो फिर से टूट जाएगा, और अभी ये फिर से ये अलग हो गया और ये दोस्तों अलग हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे ग्रुप और अनग्रुप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एक यहाँ पे दिया है रोटेट का ऑप्शन, तो एक तो रोटेट हम लोग यहाँ से भी करते हैं माउस से, कि हमने माउस से पकड़ा ऐसे रोटेट कर लिया, बट आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया गया है प्रॉपर, आप यहाँ से भी इमेज को इस तरीके से 90 डिग्री पे रोटेट कर सकते हो। रोटेट तो आप कर ही सकते हो, आप चाहो तो इसको फ्लिप भी कर सकते हो, जैसे इसको हम लोग मिरर बोलते हैं, मिरर फ्लिप बोलते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करो, देखिए आपका इमेज इस तरीके से फ्लिप हो जाएगा। ये देखिए आप देख पा रहे हो, देखिए इस तरीके से आपको फ्लिप हो जाएगा। आप जैसे क्लिक करोगे आपका फोटो वैसे ही फ्लिप हो जाएगा। आप इसको वर्टिकल भी फ्लिप कर सकते हो और इसको हॉरिजॉन्टल भी फ्लिप कर सकते हो दोस्तों। तो अभी देखिए ये फोटो हमारी आमने सामने कुछ ऐसे दिखाई दे रही है, मतलब ये फ्लिप होकर के आ चुकी हैं फोटो, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे फ्लिप ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड अब हम आ जाते हैं अपने साइज वाले ग्रुप के ऊपर। तो साइज ग्रुप में हमको बेसिकली 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है क्रॉप, दूसरा है हाइट और तीसरा है विड्थ। क्रॉप का काम होता है इमेज में से एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देना, यानी कि अगर आप चाहते हो कि इमेज में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है वो मुझे नहीं चाहिए, मेरे काम का नहीं है, मुझे हटाना है, तो वो आप उसके लिए उसको हटा सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लेकर के आता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पे जाता हूँ दिस डिवाइस के ऊपर, मेरे पास यहाँ पे एक फ़ोटो है, या मैं फ़ोटो ले लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस फोटो में से ये जो बैकग्राउंड का हिस्सा है जो कि काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, मुझे इसको कम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्रॉप करना होगा। आप अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करिए, पिक्चर फॉर्मेट पर जाइए, क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करोगे देखिए आपको यहाँ पे चारों तरफ एक डार्क कलर की बाउंड्री मिल जाएगी, और आपको उसको पकड़ के जितना हिस्सा आपको नहीं चाहिए आप यहाँ पे देखिए ऐसे कम कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको कम कर दिया है। जहाँ तक आपको लगता है कि यहाँ तक एकदम सही है, मुझे इतना ही चाहिए, जो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, यानी कि आपको इतना ही मिलेगा। जितना भी ग्रे कलर में आ रहा है वो सब हट जाएगा। आप यहाँ पे वापस से क्लिक कर दीजिए क्रॉप के ऊपर, और ये देखिए बाकी का सारा पोर्शन यहाँ पे क्या होगा, हट जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे वापस से कुछ और हिस्सा चाहिए था, तो आप क्या करिए, वापस से यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर दीजिए और इसको आप वापस से एडजस्ट कर सकते हो। कुछ हिस्सा अगर आपको बढ़ाना वगैरह होता है तो वापस से बढ़ा लीजिए और फिर से यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक कर दीजिए, आपकी इमेज यहाँ पे फिर से क्रॉप हो जाएगी दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप क्रॉप ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे दिया गया है साइज। अगर आपको अपनी पिक्चर का कोई फिक्स्ड हाइट या विड्थ आपको लेना है तो वो आपको देना पड़ता है हाइट में। मान लो मैंने यहाँ पे हाइट में दे दिया
3 इंचेस, मैंने यहाँ पे 3 लिख करके एंटर कर दिया। तो देखिए हमारी पिक्चर का जो साइज़ है वो 3 इंच का हाइट हो जाएगा। जो उसकी विड्थ है वो ऑटोमेटिकली उसी के प्रोपोर्शन में घटेगी बढ़ेगी। यानी कि अगर मैं हाइट घटाऊंगा तो विड्थ अपने आप उसी के प्रोपोर्शन में घटेगा बढ़ेगा, और अगर मैं यहाँ से विड्थ घटाऊंगा बढ़ाऊंगा, यानी कि मान लो अगर मैंने विड्थ को बढ़ा दिया, मैंने 5 कर दिया, तो उसके हिसाब से मेरा हाइट भी अपने आप उसी प्रोपोर्शन में घटेगा या बढ़ेगा दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे अरेंज और साइज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ज़रूर आपने कुछ नया सीखा होगा। इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों, हम आगे बहुत कुछ नया पढ़ने वाले हैं। अगर आपको अच्छे से सीखना है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे सॉफ्टवेयर आपको बहुत अच्छे से सीखने हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं यहाँ पे इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। अगर आपका कोई भी सवाल होता है तो आप अपना सवाल पूछ सकते हो मुझसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉमेंट करके। अगर आपके दोस्तों मन में कोई सवाल है तो अपना सवाल पूछ सकते हो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, मैं वहाँ पे आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जहाँ हम किसी नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।